डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम सीखते हैं केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। आज हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। हमने पहले ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस अपने पहले वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। आज हम पर्टिकुलर सेंटर्ड रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में और उसको आसान भाषा में सीखने का प्रयास, आसान तरीके। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ केयरफुली कंप्लीट वीडियो वॉच करिए। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई चीज़ डाउट है, प्लीज़ कमेंट करें, अपने दोस्त हित मित्रों के बीच शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट करें। इससे क्या है ना, हम उसका रिप्लाई आपको दें। और अगर आपको लगता है किसी चीज़ में डाउट तो बताएंगे, तो हम उस हिसाब से उस पर एक नई वीडियो आपके लिए देते हैं, है? जिससे आप चीज़ों को समझ। चलिए विदाउट डिले किए हम अपना टीचिंग सेक्शन। अच्छा, जैसा कि हमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ रखा है जी, पिछले टर्म पे याद हो तो हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ रखा है। अब थोड़ा सा इससे हटेंगे। आज हम क्या जानेंगे, जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक की बात कर रहे थे कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है। हम कह रहे थे इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ, क्या बेटा, केमिकल एनर्जी टू, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसकी स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आज हमने जैसा कि आपसे पहले ही कहा, आज हम पर्टिकुलर किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अच्छा, जैसे आपने पीछे पहले पढ़ रखा होगा या पहले से कुछ आइडिया होगा भाई, कई लोग इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कई लोग इसी को वोल्टाइक सेल कहते हैं, कई लोग इसी को डेनियल सेल कहते हैं, कई नाम दिया जाता है। ठीक, हम पर्टिकुलर आज क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बेसिकली होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, इसको जान लें। एक तो गैल्वेनिक सेल है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टाइक सेल, कुछ भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक ही के हैं। कैसे हैं वो बता दे रहे हैं थोड़ा सा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा बेटा, एक तो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, डेनियल सेल या वोल्टाइक सेल। ये जो गैल्वेनिक या डेनियल या वोल्टाइक, ये जो नाम है ना, कुछ साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फील्ड में कुछ अच्छा खासा काम किया। एक का नाम था क्या, लुइजी गैल्वानी, लुइजी गैल्वानी। इनका जो वर्क था ना, 1737 से लेके 1798 तक काम था इनका। तो इनके रिस्पेक्ट के लिए गैल्वानी से गैल्वानिक सेल बन गया। दूसरे साइंटिस्ट थे क्या, एलेसांद्रो, एलेसांद्रो डेनिया ओल्ता, ओल्ता, एलेसेंद्रो ओल्ता। इन्होंने क्या क्या किया, 1745 से लेके लगभग 1827 तक ये रहा, इनका कार्यकाल रहा।
या जिंदा रहे बेचारे, ठीक ना। इनको समर्पित था वोल्टा से, वोल्टाइक से, इन्होंने भी इस फील्ड में काम किया। और जो एक डेनियल भाई साहब थे, ये कौन से थे? जॉन फ्रेडरिक, फ्रेडरिक डेनियल। तो होता क्या है ना, बड़े बड़े साइंटिस्टों को सम्मान देने के लिए कुछ चीजों को अटैच कर दिया जाता है, समझे कि नहीं। 1836 ईस्वी में काम किया था इन्होंने, उनका भी काम कुछ ऐसा था, तो हमने डेनियल सेल भी बोल दिया। तो अब बेसिकली याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते रहिए कि ये जो भी नाम है ना, गैल्वेनी, डेनियल और वोल्टाइक, ये किसी न किसी साइंटिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने किस पे काम किया? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे काम किया। तो गैल्वेनिक सेल को समझेंगे कैसे, चलिए बताते हैं जी। अब अगर आपको गैल्वेनिक सेल समझना है, लेट अस अंडरस्टैंड द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में होता क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। किस टाइप की रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन, यहीं पे लिख देते, नहीं तो आप कहेंगे सर केमिकल तो छूट गया जी। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी जो रिलीज होती है, उसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है इनका। तो आपने क्या देखा है? यह एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है, जिससे रिलीज कौन सी एनर्जी हो रही है? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक ना। तो गैल्वेनिक सेल पर्टिकुलरली बेस्ड है केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन से लेकर रिलेटेड हो, बेस्ड है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा, एक छोटा सा फिगर हमने आपके लिए पहले से ही बना रखा है। बना क्या रखा है? एक बुक का है, हम रेफर कर देंगे, बता देंगे किस बुक का है, हाईली स्टैंडर्ड बुक है। तो इसके इमेज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप जस्ट एक ध्यान दीजिए। तो इंटरमीडिएट का अगर थोड़ा सा भी चीज आपको याद होगा, तो हमारे पास होता क्या है? एक बीकर है, और बीकर में हमारे पास है बेटा किसका? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन। अब हमने पिछले टर्म में पढ़ा रहा है, कॉपर सल्फेट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है इलेक्ट्रोलाइट? आयनों में टूटेगा जब वो पानी में जाएगा। तो आयनों में अगर टूटेगा, मतलब कॉपर सल्फेट अगर पानी में है, तो मॉडर्न थ्योरी के अनुसार यह कैसे होगा? कॉपर प्लस सल्फेट 2 - 2+, ऐसे होगा ये पानी में। तो जब या पानी में ऐसे होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, जैसा कि हम वाटर सॉल्युबल है, ठीक ना। और यहाँ आयनों के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब इसमें करंट पास करेंगे तो दोनों अलग अलग मूव कर जाएंगे, ठीक। हमने इसमें क्या करा बेटा? जिंक की एक स्ट्रिप डाल दी। एक किसकी स्ट्रिप है? जिंक की स्ट्रिप है। और कुछ समय के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी ये जो जिंक की स्ट्रिप है, वो कुछ इस कलर में हो गई। जो पहले व्हाइट हुआ करती थी, अगर आप इसको देखें तो इसका व्हाइट कलर है, ब्लू सोल्यूशन में वो दिख रहा है व्हाइट, लेकिन अब ये डार्क इस कलर का हो गया, डार्क कलर का हो गया ना। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम के साथ एक ऐसा हो गया, डार्क कलर का हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे के अगर मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, तो हमें क्या देख रहे हैं? ये जिंक का सरफेस है। क्या है बेटा? जिंक मेटल का सरफेस है। तो जिंक मेटल के सरफेस पे जो एटम एडजस्ट है, वो क्या कर रहा है? जो ये यह है सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन है, और ये जिंक मेटल का स्ट्रिप है। तो यहाँ पे एक इंटर कनेक्शन है सॉल्यूशन और मेटल के बीच में। तो जो सरफेस का एटम कनेक्टेड है, ठीक ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेटल सॉल्यूशन इंटरफेस। तो जो ये इंटरफेस है, इसमें से जिंक मेटल क्या कर रहा है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको? सॉल्यूशन में कॉपर कैसे है? 2+ आयन के फॉर्म में। तो जब यह 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है, तो कॉपर तुरंत क्या हो रहा है? कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और किस में बदल जा रहा है बेटा? कॉपर। यह था एक्वस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन भी था एक्वस में, एक्सेप्ट हो गया, तो क्या बन गया? कॉपर सॉलिड।
और जैसे एक कापर एक्वस कापर सॉलिड में चेंज हुआ तो ये किसके ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, जिंक के सरफेस के ऊपर। तो इस सरफेस के एटम एक एक करके किधर मूव करेंगे, पानी की तरफ मूव करते जाएंगे और किस में चेंज होते जाएंगे बेटा, जिंक +2 में एक्वस में। और इस तरह से यह जो सरफेस के जिंक एटम है वो कहाँ पे आ गए, सोल्यूशन में। और जो सोल्यूशन के कापर आयन थे वो कहाँ पे आ गए, जिंक के सरफेस के ऊपर। तो देखिए कापर आयन ने जिंक सरफेस के ऊपर एक लेयर बना ली जिससे हमें एक डार्क सा कुछ दिख रहा है, और जिंक कहाँ आ गया बेटा, सोल्यूशन में। एक रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम रिएक्शन को समझना प्रारंभ करें किस तरह की रिएक्शन है, तो आप ये आसानी से देख सकते हैं एक चीज, जिंक क्या हो रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब क्या बना रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, मतलब जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और हमने पिछले टर्म पे बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब खत्म होना, मतलब धीरे धीरे जिंक क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कहाँ से जा रहा है, मेटालिक फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा है, सोल्यूशन फॉर्म में। मतलब यह जिंक सॉलिड मेटालिक फॉर्म है। ये क्या है, एक्वस फॉर्म है, सोल्यूशन में चला गया बेटा। ये तो जिंक के साथ हो गया। कापर के साथ क्या हुआ, कापर 2+ जो था ना वो था सोल्यूशन में, एक्वस फेज था। उसने क्या किया, जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए थे ना उनको एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, कापर सॉलिड। मतलब एक्वस फार्म से कहाँ आ गया, सॉल्युबल फार्म से बेटा मेटालिक फार्म में। और जैसे ही मेटालिक फार्म में आया डिपॉजिट हो गया। तो ये जो भी प्रक्रिया हो रही है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, इनके दौरान एक एनर्जी रिलीज हो रही है। ये दोनों को अगर हम जोड़ देना तो हम क्या समझते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, जिसमें हम कह दें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। जैसे क्या है, कापर का रिडक्शन हो रहा है, अगले टर्म पे हम पढ़ाएंगे रिडॉक्स का बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक है स्ट्रिप, कापर 2+ का सोल्यूशन है, और क्या बना दिया बेटा, जिंक 2+ प्लस कापर सॉलिड एक्वस। अच्छा, हर सिंबल को दिखाते जाना चाहिए, इससे पता चलता है कि किसके बारे में क्या बात है। ये कुछ हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो जो रिलीज एनर्जी है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप कुछ कर तो नहीं रहे हो, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। जो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब यह जो एनर्जी रिलीज इस बीकर में हो रही है ना, यह इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी को आप एंथैल्पी कभी कभी बोल लेते हो। जो एंथैल्पी है ना वो क्या हो गया बेटा, हीट के फॉर्म में लिबरेट आउट हो गई, तो किसी काम आई, लिबरेट आउट हो गई। मतलब पानी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आपने उस एनर्जी का आप यूज नहीं कर पाए, आपके लिए वेस्टेज हो गया। तो जो ये डेनियल साहब थे, वोल्टाइक साहब थे, गैल्वेनिक साहब थे, इन्होंने क्या सोचा कि ये जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी निकल रही है, इसको क्यों ना हम यूज करें, जो वेस्ट हो रही है। तो उन्होंने इसको यूज करने के लिए क्या किया, कुछ इस तरह की डिजाइन बनाई। मतलब उन्होंने क्या किया बेटा, जिंक को, इस बीकर को लिया और जिंक को, जिंक स्ट्रिप को किस में डाला, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, एक बीकर में ऐसे कर दिया। कापर को किस में डाला, कापर स्ट्रिप को कापर सल्फेट के सोल्यूशन में, और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब चूंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा, वो देखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कहाँ से जाएगा। आप तो ऐसे समझिए कि दोनों सोल्यूशन को, दोनों स्ट्रिप को, जिंक और कापर के स्ट्रिप को उन्होंने कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। अब आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थ्रू सोल्यूशन भी हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेटेलिक वायर में फास्ट होता है। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट होता है थ्रू वायर, फास्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक वायर हमने दे दिया, तो किधर से मूव करना चाहेगा, वायर के थ्रू। अब आप एक चीज और कर सकते हो कि सर जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, सोल्यूशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है।
अगर इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए आप जगह नहीं दोगे ना, वायर से नहीं कनेक्ट करोगे, तो इलेक्ट्रॉन का वाटर के साथ सॉल्यूशन हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर जो है ना अनस्टेबल है, इस फेज में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, ठीक ना। अच्छा, इन दोनों सोल्यूशन में सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल कर दिया है, साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल कर दिया। साल्ट ब्रिज क्या है, साल्ट ब्रिज में कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, किनके साथ, इन मेटल, जो मेटल के स्ट्रिप्स लगे हैं इनके साथ नॉन रिएक्टिव। तो थोड़ा सा ये सेटअप जो उन्होंने बताया ना, इस सेटअप के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे वो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको कैसे हमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुल खेल यही है, इसी को पढ़ना है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक ना। बने रहें, आपको अभी हम डिटेल में समझा देते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए फिर से आते हैं हम अपनी चीज पर। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, अब अगर इसकी बात कर लें, अभी आप चार्ज के बारे में मत पढ़िए चक्कर में, कौन एनोड है कौन कैथोड है इसके भी चक्कर में आप मत पढ़िए, ये तो अभी हम देखेंगे कौन सी चीज कैसे आएगी, ठीक है। आप तो बस समझने का प्रयास करें। अब जिंक किस में प्रेजेंट है बेटा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक ना। कापर किस में प्रेजेंट है, कापर सल्फेट सोल्यूशन में। अब प्रश्न ये आता है कि भैया कापर सल्फेट में कापर है तो कापर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कापर स्ट्रिप, या कापर, या तो ये वाला कापर ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, या कापर 2+ रिड्यूस हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह हो सकता है कि जो ये जिंक है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाए, या यह जिंक 2+ है वो रिड्यूस हो जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। लेकिन इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हम ये जानने का मतलब ऐसे कह लें कि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा मेटल इजिली रिड्यूस हो सकता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर, कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए किसके बारे में, कापर के और जिंक के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे कुछ पोटेंशियल दिए होते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसको समझने के प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों साथ होते हैं ना, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल कापर का होता है ना वो बहुत सुटेबल होता है और वो जल्दी हो जाता है, ऐसा समझिए। कापर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल के कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है, मतलब ये इजिली रिड्यूस हो जाता है, और यह इजिली रिड्यूस नहीं होना चाहता। जिंक इजिली रिड्यूस नहीं होता, कापर इजिली रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर रिडक्शन के टर्म में देखेंगे तो कापर रिड्यूस इजिली कंपेयर टू जिंक, कापर का रिडक्शन फास्ट होता है कंपेयर टू जिंक के रिडक्शन के, ठीक ना। तो अब भाई दोनों हैं, तो जब आप ऐसा देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि जब कापर का फास्ट होगा तो कापर पहले रिड्यूस होगा, और कापर अगर रिड्यूस होगा तो दूसरा जो उससे कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या होगा, चलिए एक साइड पे देखते हैं। सबसे पहले हम नहीं जान रहे कौन एनोड है कौन कैथोड, अब हम कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या देखा, जिंक, भाई जब कापर रिड्यूस हो रहा है तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जिंक 2+ बना दिया जिंक सॉलिड से, मतलब जिंक किधर मूव किया बेटा, सोल्यूशन की तरफ, एक्वस सल्फर, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। यह 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत वायर को कैच किए, वायर के थ्रू ऊपर की तरफ चले गए। तो बार बार इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जिंक यहाँ से कूद रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है किस में जाने के लिए, वायर में। तो जिंक जंप कर रहा है कहाँ पे, सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है कहाँ पे जाने के लिए, वायर में छोड़ने। तो आप एक चीज देख सकते हो, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती जा रही, हो जा रही है, और जब इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो यह इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब निगेटिवली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगा भाई साहब, वायर के थ्रू चलने लगा, और कहाँ पे गया, कापर पे। तो कापर के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो हुआ क्या, जो सोल्यूशन का कापर+2 था, आपने यहाँ देखा कि कापर इजिली रिड्यूस हो सकता है, तो यह रिड्यूस होने के लिए कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए।
तो कापर ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पे आया फटफट खींचना चालू कर दिया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कहीं न कहीं कमी होती जा रही है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक खींचता जा रहा है, और कापर खींच के सोल्यूशन का कापर किस में चेंज हो रहा है, कापर में, मेटालिक कापर में, मतलब यह रिड्यूस हो रहा है। किसकी कमी से, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। कई बार पूछता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव, इतना लगाने की सोचने की जरूरत नहीं। आप तो बस ये देखिए कि कौन कहाँ जा रहा है। हमने क्या देखा, इस इलेक्ट्रोड से जिंक सोल्यूशन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ रहा है, तो जिसपे इलेक्ट्रॉन छूटा वो निगेटिवली चार्ज। अब एक साइड का निगेटिवली हो गया तो दूसरे साइड का ऑटोमेटिक पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी उसका रिडक्शन हो सकता है। तो ये जो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ ना, इसी को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेल का आधा पार्ट। कॉपर का क्या हुआ बेटा, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लिए जो एक्वस फेज में थे, और किस में चेंज हुआ, कॉपर सॉलिड में, मेटेलिक में चेंज हुआ। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे हैं, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं बहुत क्लियर कट लिखा है, मूवमेंट ऑफ एनायन। अब जब बात आती है कैथोड किसको बोलेंगे, एनोड कैसे किसको बोलेंगे, तो हम पिछले टर्म में भी बनाए थे, एनायन के मूवमेंट को कैच करेंगे। एनायन ऑलवेज मूव टुवर्ड द, मूव्स टुवर्ड द एनोड, एंड cation always move toward the कैथोड। अब जब अगर आपको ये पता है तो एनायन के ऊपर हमेशा क्या है, एनायन बियर्स क्या करता है बेटा, निगेटिव चार्ज। एनायन बियर्स निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज को लूज करना चाहेगा। तो एनायन क्या चाह रहा है, वांट टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो एक्ट कैसे करेगा, एक्ट एज ए एन लेविस बेस, और प्रक्रिया कौन सा करेगा, ऑक्सीडेशन। एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली केटायन क्या करेगा बता, केटायन बियर्स क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या चाहेगा, वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा क्या होगा इसका, रिडक्शन। इसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हमेशा ये कैसा बिहेव करेगा, एक्ट एज एन लेविस, ठीक ना। इतना बेसिक कुछ फंडा है आप जान कर। तो आप अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखें, ठीक ना, तो एनायन का मूवमेंट कहाँ पे है, जरा सोच के देखिए। तो यहाँ से केटायन तो सोल्यूशन में जा रहा है, तो इसका अगर केटायन सोल्यूशन की तरफ भग रहा है, ठीक ना, तो क्या आप कुछ डिसाइड कर पाएंगे, मतलब दूर हो रहा है इससे। तो यहाँ पे नहीं कुछ समझ पा रहा है, तो इधर साइड चले जाए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, केटायन इस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो केटायन कॉपर 2+ मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब ये क्या हो गया बेटा, कैथोड। केटायन मूव टुवर्ड द कैथोड, ठीक। एनायन, एनायन क्या है, जिंक 2+ जब सॉल्यूशन में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है कि नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड पे है ना, ठीक ना। या आप उससे नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे वे में सोचिए। अब देखिए जिंक 2+ अगर इधर आएगा पानी में बार बार, तो साल्ट ब्रिज से जो एनायन है ना वो मूव किधर करेंगे, सोल्यूशन में मूव करेंगे। मतलब एनायन किधर आ रहा है, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है कि नहीं, तो इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, एनोड। तो पूछा जाता है इलेक्ट्रिको केमिकल सेल में एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो याद रखिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनायन, ऐसे लिखिए इसको, एनोड
is negatively charged, cathode पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में देखा होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब पढ़ाएंगे ना, उसके विपरीत होता है चार्ज, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब फिर से हम अपने मेथड पे आते हैं, वही गैल्वानिक सेल। तो आपने क्या देखा, इधर से इलेक्ट्रॉन चला और इधर इलेक्ट्रॉन आके खत्म हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए डायरेक्शन मिल गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो जैसे ही करंट आया बल्ब ग्लो हो गया। तो मन आप एबल हो गए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने। समझ में आया? तो कंप्लीट सेल रिएक्शन अगर लिखने के लिए कोई कह दे कि जो भी ये गैल्वानिक सेल ऊपर पढ़े हैं वही गैल्वानिक सेल है, उसका कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखिए। तो रिडक्शन हाफ सेल अगर लिख रहे हैं, ठीक ना, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन अगर लिख रहे हैं तो आपने क्या लिखा, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया बेटा, Cu Zn 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn 2 प्लस, जोड़ दिया आपने। तो क्या देखा, Zn सॉलिड मेटालिक वाला स्ट्रिप ले लिया, कॉपर 2 प्लस एक्वस वाला हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, कॉपर सॉलिड जिंक 2 प्लस एक्वस, एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अब इनका कुछ पोटेंशियल आता है स्टैंडर्ड, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, आज नहीं निकालते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। देखेंगे कुछ वोल्टेज मिलेगा तभी तो बल्ब जल रहा होगा, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई गैल्वानिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड किस तरह का होता है, कैथोड किस तरह का होता है, और यही जो एडजस्टमेंट है ना, ठीक ना, इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अगले टर्म पे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम डिटेल में देखेंगे भाई इनका पोटेंशियल कितना निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्यों इसी से इसी दिशा में जा रहा है, ठीक ना, ये सब देखेंगे। साल्ट ब्रिज के बारे में देखेंगे क्या होती है, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, एक टॉपिक में हम इसको पूरा कवर नहीं कर, समय ज्यादा लगे। हम आज इतने पे ही रोक रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। नहीं आएगी तो प्लीज कमेंट जरूर करें, जिससे हम इसमें और सुधार करें अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो, जिससे आपको चीजें समझ। आज के लिए इतना ही। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखा, गैल्वानिक से कैसे कैसे मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था, दो तरह का था पर्टिकुलरली जो हमने देखा। एक तो था क्या, गैल्वानिक सेल, और दूसरा था क्या था, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो छोटी सी चीज थी इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम पढ़ा चुके हैं। आज हम पर्टिकुलरली फोकस किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। ऐसा हमने किया, आप कृपया इसको ध्यान से देखें और पूरा पढ़ें, सुने, समझें। प्लीज, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, खुद एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तब तक चीजें नहीं समझ में आएंगी कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। अगर आप कमेंट करते हो तो हमारी और आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहती है। तो आप ऐसा जरूर करें, डोंट फॉरगेट, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल यही गैल्वानिक सेल में ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में सीखें। फिर देखेंगे नास्ट इक्वेशन क्या, अलग अलग सेल्स लेंगे कैसे लिखते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस का। क्योंकि जब तक आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना जानेंगे, बहुत डिफिकल्ट है कि कैलकुलेट कर ले, वो भी करेंगे। तो डोंट वरी, बी विथ में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई खत्म कर लेंगे करने के लिए। आज के लिए इतना है।